तो सबसे पहले एक्चुअल ब्रीच को देखते हैं। एक्चुअल ब्रीच के अंदर हमारे पास दो केस आते हैं। पहला केस जहां पर ड्यू डेट पर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा जा रहा है, और दूसरा केस जहां पर ड्यूरिंग परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा जाएगा। तो ये दोनों ही केसेस हमारे एक्चुअल ब्रीच के अंदर कवर होते हैं। इतनी बात तो मैंने आपको अभी तक बता दी। अब जरा इसको देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं ब्रीच ऑन ड्यू डेट की, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, पार्टी फेल्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। अगर पार्टी फेल होती है टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, किस दिन फेल हो रही है, ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस के दिन फेल हो रही है, तो उस केस में वो हमारा ब्रीच ऑन ड्यू डेट कहलाएगा। एग्जांपल देख लो इसका। ए एग्री टू सेल इज कार टू बी ऑन जुलाई 2। तो यहाँ पर ए और बी दो पार्टीज हैं। ए बी को कह रहा है कि मैं अपनी कार तो मैं 2 जुलाई को सेल कर दूंगा। ड्यू डेट कब की है, 2 जुलाई की। ऑन 2 जुलाई ए रिफ्यूज टू सेल इज कार टू बी। जब 2 जुलाई आई यानी ड्यू डेट आई, तो उस दिन ए ने मना कर दिया बी को कि मैं अब तो मैं अपनी कार नहीं बेच सकता। यानी ए ने जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा है, और किस दिन करा है, ड्यू डेट के दिन। तो यहाँ पर ये ए का रिफ्यूजल हमारे लिए एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो समझ में आ गई बात, ब्रीच ऑन ड्यू डेट क्लियर हो गया। अब नीचे एक नोट दे रखा है, इसको देख लो। चेक वेदर टाइम वाज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। तो अगर आपको याद हो तो हमने सेक्शन 55 देखा था अपने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर के अंदर, जहां पर बात हो रही थी एसेंस ऑफ टाइम। टाइम के एसेंस की बात हो रही थी। एसेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। तो कई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर टाइम इंपॉर्टेंट होता है, और कई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम एसेंस है, तो उस केस में प्रॉमिसर अगर परफॉर्मेंस करने में फेल होता है विद इन अ टाइम, तो फिर वहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिसी। प्रॉमिसी के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। यानी प्रॉमिसी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर ले, चाहे तो वॉइड कर ले। और अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम एसेंस नहीं है, टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर वहां पर अगर प्रॉमिसर ने विद इन अ टाइम परफॉर्मेंस नहीं भी करी, थोड़ा लेट भी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। लेकिन प्रॉमिसर को लेट परफॉर्मेंस करने के बदले प्रॉमिसी को कंपनसेशन जरूर पे करना पड़ेगा। प्रॉमिसी एंटाइटल हो जाएगा टू क्लेम कंपनसेशन फॉर डिले। अब ये सेक्शन 55 यहाँ पर मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर 10 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो जिसने इसको नहीं देखा है तो वो वहां जाके इसको देख ले। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था ब्रीच ऑन ड्यू डेट की। अब इस ब्रीच ऑन ड्यू डेट को आप लिंक करोगे यहाँ पर सेक्शन नंबर 55 से। ये हमारा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को एक बार दोबारा देखो। ए ने बी को बोला है कि मैं 2 जुलाई को तुम्हें अपनी कार दे दूंगा, लेकिन जब 2 जुलाई आई तो ए ने अपनी कार देने से मना कर दिया। तो इस केस में हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑन ड्यू डेट बन गया। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता कि 2 जुलाई को ए बी के पास आता और आकर बोलता कि मैं अभी तुम्हें कार नहीं दे सकता, मैं कार देने से मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी 2 जुलाई को मैं तुम्हें कार नहीं दे सकता, थोड़े दिन और इंतजार कर लो, मैं 10 जुलाई को पक्का तुम्हें कार दे दूंगा। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पर हम इसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माने? यहाँ पर ए ने परफॉर्मेंस करने से मना नहीं करा, बस थोड़ा सा डिले हो गया परफॉर्मेंस में। ए कह रहा है कि मैं 2 जुलाई की जगह 10 जुलाई को परफॉर्मेंस कर दूंगा। तो अब इस केस में बी क्या करेगा? बी क्या 10 जुलाई को कार लेने के लिए तैयार हो जाए या फिर ना हो? तो यहाँ पर इसी बात का जवाब देता है हमारा सेक्शन नंबर 55। सेक्शन नंबर 55 हमें बताता है कि अगर प्रॉमिसर परफॉर्मेंस करने में लेट हो जाता है, परफॉर्मेंस डिले हो जाती है, तो उस केस में आपको ये चेक करना है कि क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का टाइम इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, टाइम एसेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट कहता है कि अगर टाइम एसेंस है, मान लो यहाँ पर बी के लिए टाइम एसेंस होता, 2 जुलाई को बी को कार चाहिए ही चाहिए थी, क्योंकि 2 जुलाई को बी किसी को बर्थडे में कार गिफ्ट कर रहा था, तो बर्थडे तो 2 जुलाई को ही आएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि बर्थडे का गिफ्ट 10 जुलाई को दिया जाए। तो बी के लिए 2 जुलाई की डेट इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पर टाइम एसेंस था, और बी ने ए को पहले ही बता दिया था कि मुझे ये कार गिफ्ट करनी है, तो तुम 2 जुलाई को मुझे ये कार कंफर्म ला के दे दोगे, और ए ने भी उस टाइम पर हाँ बोला था। यहाँ पर अगर टाइम असेंस हो जाएगा तो फिर उस केस में सब कुछ डिपेंड करेगा बी के ऊपर। बी कौन है? हमारा प्रॉमिसी। यहाँ पर प्रॉमिसी के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड हो जाएगा, प्रॉमिसी के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। बी चाहे तो ए के 10 तारीख वाले ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, या फिर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को 2 जुलाई को ही वॉइड करके ए के खिलाफ केस करके उससे डैमेजेस क्लेम कर ले। तो दोनों ऑप्शन बी के पास खुले हुए हैं, बी दोनों में से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। तो टाइम अगर असेंस है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ प्रॉमिसी। तो ये समझ में आ रही बात? अब अगर मैं बात करूं अगर टाइम असेंस ना हो, तो उस केस में मान लो 2 जुलाई को बी को कोई इमरजेंसी नहीं है, अगर बी को 10 जुलाई को भी कार मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ पर इस केस में अगर ए कह रहा है कि मैं 10 तारीख को कार दे दूंगा, तो बी को इंतजार करना पड़ेगा। बी जो है 2 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं कर सकता, बी को रुकना पड़ेगा 10 जुलाई तक, क्योंकि टाइम एसेंस नहीं है। हाँ, लेकिन जो डिले हुआ है, ए ने जो डिले करा है कार के डिलीवरी में, उसके बदले जो भी बी का नुकसान होगा, बी का जो भी लॉस होगा, उसका कंपनसेशन बी ए से क्लेम कर सकता है। यहाँ पर बी इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, लेकिन जो नुकसान होगा फॉर डिले परफॉर्मेंस, तो उसका कंपनसेशन बी ए से क्लेम कर सकता है। तो समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया हमारा ब्रीच ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट के दिन परफॉर्मेंस ब्रीच हो जाए तो क्या करना है। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड है हमारा ब्रीच ड्यूरिंग इट्स परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बीच में ब्रीच हो जाए तो क्या करेंगे। इफ ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट
a party to it either fails or refuse to perform his obligation, it is said to be actual breach during performance of the contract. तो अगर पार्टी ड्यूरिंग परफॉर्मेंस परफॉर्म करने में फेल हो जाती है तो उस केस में इसको हम एक्चुअल ब्रीच ड्यूरिंग परफॉर्मेंस बोलेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं अभी, तब जाके बात समझ में आएगी। Such a contingency is likely to happen in the case of installment contract such as sales of goods, delivery by installment or construction of a building, payment by installments, etc. तो इस तरीके से ड्यूरिंग परफॉर्मेंस में जो ब्रीच होती है वो ज्यादातर देखी जाती है इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर काम या पैसा इंस्टॉलमेंट में पे करा जा रहा है। इसका एग्जांपल हो सकता है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट। आपने गुड्स को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करा है लेकिन गुड्स की डिलीवरी जो है वो इंस्टॉलमेंट में होनी है। तो हो सकता है ना कि सेलर जो है एक दो बार इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी कर दे और उसके बाद आधे में से पलट जाए, बोल दे कि मैं डिलीवरी नहीं कर सकता। या फिर जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग की जब कंस्ट्रक्शन होती है तो उस केस में भी इंस्टॉलमेंट में काम होता है। पहले एक कमरा बनता है, फिर दूसरा कमरा बनता है, फिर एक फ्लोर बनता है, फिर दूसरा फ्लोर बनता है। तो हो सकता है ना यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्टर अगर एक कमरा बना के बोल दे कि मैं दूसरा नहीं बना रहा, मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूँ, या फिर एक फ्लोर दो फ्लोर बना के बोल दे कि अब मैं आगे नहीं बना रहा, तो ये भी हो सकता है कि आधे में से कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे। या फिर जो है पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है पेमेंट इंस्टॉलमेंट में दी जाती है, तो हो सकता है बायर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दे, बायर जो है आधी पेमेंट देके लटका दे। तो कुछ भी हो सकता है सेलर ब्रीच कर दे या फिर हो सकता है बायर ब्रीच कर दे। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, ए कॉन्ट्रैक्टेड विद द रेलवे कंपनी टू सप्लाई सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रेलवे चेयर्स एट सर्टेन प्राइस। तो यहाँ पर ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है किसके साथ, एक रेलवे कंपनी के साथ। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि ए जो है रेलवे कंपनी को एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रेलवे चेयर सप्लाई करेगा एक सर्टेन प्राइस पर। रेलवे चेयर सप्लाई करनी है। द डिलीवरी वॉज टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट, और जो चेयर की डिलीवरी होगी वो इंस्टॉलमेंट में होगी। यानी पहले 100 चेयर जाएंगी, फिर 200 जाएंगी, फिर 100 फिर जाएंगी, फिर 50 फिर जाएंगी। इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी होनी है। आफ्टर अ फ्यू इंस्टॉलमेंट्स हैज बीन सप्लाइड, द रेलवे कंपनी आस्क ए टू डिलीवर नो मोर। तो कुछ इंस्टॉलमेंट चेयर की डिलीवर करने के बाद रेलवे कंपनी ने ए को बोला कि अब हमें चेयर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर रेलवे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रही है। रेलवे कंपनी ने ए के साथ 1000 चेयर का कॉन्ट्रैक्ट करा था, लेकिन 500 चेयर की ही डिलीवरी लेने के बाद रेलवे कंपनी ने चेयर लेने से मना कर दिया, बोल दिया कि बस बहुत हो गया, अब हमें नहीं चाहिए, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को यही खत्म कर रहे हैं। तो इस केस में ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ब्रीच हुआ है, तो यहाँ पर ए जो है रेलवे कंपनी के खिलाफ केस फाइल करके डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ए कुड स्यू फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो समझ में आ गई बात, ये हमारा ब्रीच हो गया ड्यूरिंग इट्स परफॉर्मेंस। तो हमारे पास एक्चुअल ब्रीच के अंदर दो तरीके के ब्रीच हो गए, एक ब्रीच ऑन ड्यू डेट और दूसरा ब्रीच ऑन ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। तो ये हमारा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब देखते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है, लेकिन अभी भी कुछ बातें रह रही है तो उसको यहाँ पर देख लेते हैं।